जी, तो लेक्चर के दूसरे हिस्से में अब हमारे पास अगेन एक कंपैरिजन आ गया है इंस्टिंक्टिव बिहेवियर का और लर्निंग बिहेवियर का। इंस्टिंक्टिव बिहेवियर वो बिहेवियर जो आपने सीखा नहीं है, जो आपको आपके हेरिडिटी मटेरियल से जीन से मिलता है, और एनिमल जो है वो इसके साथ ही पैदा होता है। जो रिस्पॉन्सेज वो देगा, वो स्टिमुलस जो उसको आएंगे वो खुद ब खुद पैदा होंगे और वो एक स्पीशी में सेम होंगे। और ये विरासती कवानीन जो हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं, यानी विरासती मादा इन्वॉल्व होता है जो मदर और फादर से मिलता है और रिस्पॉन्स पैदा करता है। लर्निंग बिहेवियर एनवायरनमेंटल इन्फ्लुएंस की वजह से भी होता है, यानी आपके आसपास क्या हो रहा है, आपने अपने रवैये को कितना बदला, आपने कितना सीखा, और ये हेरिडिटी मटेरियल के ऊपर डिपेंड इस तरह करता है कि कितनी सूझबूझ का शिकार, कितना बेहतर तरीके से सोचता है इंसान और इस्तेमाल करता है अपनी लर्निंग कैपेसिटी को। यहाँ जो हम बात कर रहे हैं इंस्टिंक्टिव बिहेवियर की, इसमें तजर्बे का कोई अमल दखल नहीं है, तजर्बे का कोई फ़ायदा नहीं है। लर्निंग में तजर्बे का फ़ायदा है। अगर आपको एक चीज़ दोबारा आ रही है तो पहली बार जो आपने किया था वो तजर्बा आपके काम आएगा। दिस टाइप ऑफ बिहेवियर डिपेंड्स ऑन द सिलेक्शन ऑपरेटिंग ड्यूरिंग द हिस्ट्री ऑफ स्पीशीज सो दैट इट हेल्प्स इन द अडेप्टेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन द एनवायरनमेंट। ये जो बिहेवियर है ये सिलेक्शन के प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है कि माजी में कौन से जानदार सेलेक्ट हुए थे और उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल था वो अगली नस्लों का तक मुंतकिल होता रहा रिप्रोडक्शन की वजह से। जबकि लर्निंग का जो बिहेवियर है ये सिलेक्शन के साथ ऑपरेटिंग ड्यूरिंग द हिस्ट्री ऑफ इंडिविजुअल ड्यूरिंग वंस लाइफ टाइम सो एज टू हेल्प द ऑर्गेनिज्म इन इट्स अडेप्टेबिलिटी इन द गिवन एनवायरनमेंट। इसका सिलेक्शन का ताल्लुक एक इंडिविजुअल की ज़िंदगी से है, नस्लों से नहीं है। और उस जानदार की हिस्ट्री में, उसके लाइफ टाइम में उसने जो कुछ सीखा वो उसके साथ उसकी ज़िंदगी तक ही महदूद रहेगा। इंस्टिंक्ट कैन इक्विप एन एनिमल विद ए series of response that is advantageous for animals with short lifespan and with little or no parental care। इंस्टिंक्ट से एक एनिमल को जो तासुर देने के कैपेसिटी पैदा होती है, सलाहियत पैदा होती है, ये उन ऑर्गेनिजम्स में ज़्यादा है जो जिनका ज़िंदगी का दौरान हयात कम है, छोटी उम्र के जानदार होते हैं, जल्दी मर जाते हैं और इनको पेरेंटल केयर नहीं मिलती। लर्निंग जो है वो सेट टैग पूरा अडाप्टिव रिस्पॉन्सेस का एक एनवायरनमेंट में हम अडेप्टिव क्यों कह रहे हैं, अडेप्टेशंस जो होती हैं वहाँ से ये वर्ड निकला है। उसका मतलब है वो किरदारों का पैदा होना जिसकी वजह से एक जानदार बेहतर तरीके से एक एनवायरनमेंट में अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करता है। तो लर्निंग जो है वो लॉन्ग स्पैन वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए एडवांटेजियस है, उनको पेरेंटल केयर भी मिलती है और बाज़ जानदारों में जो पेरेंट्स को वो करता देखते हैं वैसा ही वही करते भी हैं और अपने पिछले तजर्बात से सीखते भी हैं। दिस टाइप ऑफ बिहेवियर इवॉल्व स्लोली इन स्पीशीज़, बिल्कुल सही बात है कि इसमें एवोल्यूशन ज़्यादा नहीं है और ये जो लर्निंग बिहेवियर है ये इवॉल्व जल्दी हो जाता है एक जानदार के लाइफ साइकिल में। बट द एबिलिटी ऑफ लर्निंग डिपेंड्स ऑन जेनेटिक बेसिस ऑफ इंडिविजुअल। एक जानदार कितना होशियार, समझदार, एक्टिव जानदार है, कितनी सूझबूझ उसने इस्तेमाल की है, ये उसकी जेनेटिक्स पे बेस करता है कि उसको जो जीन्स मिले थे और उससे उसने क्या सीख ली और क्या रद्देमल पैदा किया। अब मिसालें आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हनी बीज इनहेरिट द एबिलिटी टू विंग मसल एंड विंग्स फॉर द फ्लाइट। दे इनहेरिट द टेंडेंसी टू फ्लाई टुवर्ड्स फ्लावर्स टू सीक नेक्टर एंड पोलन। शहद की मक्खियों को अल्लाह ताला ने विंग्स दिए हैं, ये उड़ती फिरती हैं, फूलों तक जाती हैं, फूलों की खुशबू से जो नेक्टर और जो पोलन है ये उसको चूसती रहती हैं, इकट्ठा करती रहती हैं, छत्ते में वापस आ जाती हैं। डिगर वेस्ट के बारे में हमने अभी बात की कि वो नेस्ट बनाती है, कैटरपिलर्स को खाती है, कैटरपिलर्स को किल करके नेस्ट में डाल देती है, अंडे देती है और मर जाती है। अब उसके आने वाले जो ऑफस्प्रिंग्स हैं जो कि उसके एग से दुनिया में आएंगे, उन्होंने अपनी पेरेंटल केयर कोई नहीं वसूल और वो खुद ही कैटरपिलर्स को खाएंगे, बड़े होंगे और फिर वो वही करेंगे जैसे मदर डिगर वेस्ट ने किया। यहाँ पर मिसाल है हमारे पास कंडीशन रिफ्लेक्स टाइप 1 इन केस ऑफ डॉग्स वेयर डॉग्स लर्न टू सेलिवेट ऑन रिंगिंग ऑफ बेल अलोन। एक साइंटिस्ट था, उसने तजर्बा किया, उसने घर पे एक पेट रखा डॉग और वो नोटिस करता था कि जब भी वो डॉग को खाने के लिए देता था तो डॉग ने जैसे ही खाने को देखना, दूध को देखना, मीट को देखना तो उसके मुंह से स्लाइवा, थूक जो है वो बनता था, राल जो थी वो टपकती थी। अब उसने क्या करना शुरू कर दिया, पहले बेल बजाना शुरू की और फिर खाना रखना शुरू किया जहाँ पर वो डॉग को खाना डालता था।
तो डॉग ने आहिस्ता आहिस्ता इस बात को याद करना शुरू कर दिया कि जब भी बेल बजती है तो मुझे खाना मिलता है। अब साइंटिस्ट ने एक दिन क्या तजर्बा किया, उसने बेल खाली बजाई लेकिन खाने की जगह पर खाना नहीं रखा, फिर भी डॉग में सलाइवा पैदा हुआ। तो ये डॉग ने अपनी ज़िंदगी में सीख लिया और उसको किसी ने ये बताया नहीं। ट्रायल एंड एरर लर्निंग इन केस ऑफ कैट व्हेन इट लर्न्स टू प्रेस द लीवर टू ओपन द डोर ऑफ द केज। आप एक बिल्ली को लें, एक पिंजरे में एक लीवर बना दें, उसमें एक दरवाज़ा लगा दें, ये भी एक एक्सपेरिमेंट है जो साइंटिस्ट ने किया है, और बिल्ली को उस केज में छोड़ दें। बिल्ली पूरे केज में घूमती फिरेगी, तलाश करेगी बाहर निकलने का रास्ता, पहले उसको समझ नहीं आएगा। गलती से कुछ देर बाद उसका हाथ जो है वो लीवर पर पड़ेगा, उसको नज़र आएगा कि दरवाज़ा खुल गया, वो निकलने की कोशिश करेगी लेकिन दरवाज़ा बंद हो जाएगा। बार बार कोशिश करने के नतीजे में वो ये सीख जाएगी कि जब मैं लीवर प्रेस करती हूँ दरवाज़ा खुलता है और फिर मैं निकल सकती हूँ। तो ट्रायल एंड एरर का मतलब है कि इंसान बार बार कोशिश करता है और गलतियों से सीखता है। क्रॉलिंग स्नेल ऑन शीट ऑफ ग्लास, ये भी एक एक्सपेरिमेंट है कि आपने ग्लास की स्लाइड ले लें या ग्लास की एक बड़ी शीट ले लें और उस पर स्नेल को छोड़ दें। स्नेल जो है उसके नीचे की तरफ जिस्म पे लंबा सा फुट होता है जिसकी वजह से वो क्रीप क्रॉल करता है और बॉडी पे ऊपर की तरफ शेल होता है। जब भी स्नेल को कोई ख़तरा महसूस करता होता है वो फ़ौरन अपनी बॉडी को शेल के अंदर इकट्ठा कर लेता है और बिल्कुल खामोशी से चुप साध के शेल के अंदर बैठ जाता है। अगर आप ग्लास के ऊपर स्नेल को छोड़ेंगे तो ये अपनी आदत के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर रेंगना शुरू हो जाएगा, लेकिन जब आप ग्लास जो शीट है उसकी तरफ एक तरफ टैप करेंगे तो स्नेल जो है वो उससे डर जाएगा और शेल में चला जाएगा। फिर आप थोड़ी देर वेट करेंगे, स्नेल जो है वो दोबारा शेल से बाहर निकल आएगा, फिर क्रीप क्रॉल करना शुरू कर देगा, आप दोबारा टैप करेंगे, वो फिर डर जाएगा। कई बार आप टैप करते रहेंगे और स्नेल डरता रहेगा और अपने शेल में वापस जाता रहेगा, लेकिन एक वक्त आएगा कि वो समझ जाएगा कि जब भी टैप होता है उसके बाद मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचता। अब की बार आप टैप करेंगे भी, यानी ग्लास की शीट को बजाएंगे, हिलाएंगे भी, तो स्नेल अपने शेल में वापस नहीं जाएगा। तो ये उसने अपने तजर्बे से खुद सीखा, ये उसने पीछे से उसको कोई नॉलेज हेरिडिटी के थ्रू यानी जिस तरह इंस्टिंक्टिव बिहेवियर में होता है वैसा नहीं मिला। अब हमने बात करनी है लर्निंग बिहेवियर की। ये मॉडिफाई होता रहता है ज़िंदगी में हासिल होने वाले तजर्बात के ज़रिए, और हर जो ऑर्गेनिज़म होता है उसकी ज़िंदगी में होने वाले तजर्बात दूसरे से मुख्तलिफ भी होते हैं। थ्रॉप डिफाइन लर्निंग एज द प्रोसेस विच मैनिफेस्ट इटसेल्फ बाय एडिंग द चेंजेस इन इंडिविजुअल बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। ये एक जानदार का वो रिस्पॉन्स है जो कि बेहतर होता चला जाता है ऐसी चेंजेस की वजह से जो कि एक इंडिविजुअल के बिहेवियर में खुद ब खुद पैदा होती हैं, लेकिन वो किसी तजर्बे का नतीजा होती हैं। अब उसने इसकी 6 किस्में बताई हैं: इम्प्रिंटिंग, हैबिचुएशन, कंडीशनिंग और कंडीशन रिफ्लेक्स टाइप 1 जो हमने अभी पढ़ी, ऑपेरेंट कंडीशनिंग और कंडीशन रिफ्लेक्स टाइप 2 ये इसी की आगे से एडवांस किस्म है, लेटेंट लर्निंग एंड इनसाइट लर्निंग। अब हमने इन सारी किस्मों को वन बाय वन देखते हैं। इम्प्रिंटिंग जो है ये सबसे ज़्यादा दुनिया में बर्ड्स में देखी गई है, जैसे कि गीज़, डक्स, चिक्स, मुर्गियों वगैरह। प्रिकॉशियल बर्ड जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, ऑल्ट्रीशियल एंड प्रिकॉशियल। ऑल्ट्रीशियल बर्ड वो होते हैं जो कि पैदाइश के वक्त जब वो अंडे को तोड़कर बाहर निकलती हैं तो वो इनएक्टिव होते हैं, उनके जिस्म पर फैदर भी नहीं होते और उन्हें मदर बर्ड और फादर बर्ड दोनों में से किसी एक बर्ड की, पेरेंट बर्ड की बहुत केयर की ज़रूरत होती है। प्रिकॉशियल बर्ड्स वो बर्ड्स होते हैं जिनके जिस्म पर पैदाइश के वक्त फैदर्स होते हैं, ये एक्टिव होते हैं और ये एग से जब निकलते हैं तो ये चलना शुरू कर देते हैं। जैसे ही ये अंडे को तोड़कर निकलते हैं, इनके अंडे से तोड़कर दुनिया में आने के अमल को हैचिंग कहते हैं। तो ये अपने पास अपनी मदर बर्ड को तलाश करते हैं, जब उसको घूमते फिरते चलते फिरते देखते हैं तो ये भी उसके पीछे चलना शुरू कर देते हैं और उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, उसको मिमिक करना शुरू कर देते हैं। अब हैचिंग के वक्त अगर मदर बर्ड फादर बर्ड नहीं है और कोई भी दूसरी मूविंग चीज़ है तो ये उसको अपने मदर जो है कंसीडर कर लेंगे, फादर कंसीडर कर लेंगे, यानी पेरेंट कंसीडर कर लेंगे और उसको फॉलो करना शुरू करेंगे। इसको कहते हैं इम्प्रिंट करना। नॉर्मली ऑफ कोर्स द फर्स्ट मूविंग ऑब्जेक्ट एनकाउंटर्ड इज़ मदर बर्ड। अमूमन जब अंडे से बच्चे निकलते हैं तो मदर बर्ड ही होती है जो सबसे पहले उनके पास होती है, अंडों से निकलने वाले बच्चों के पास होती है। तो मदर जब घूमती फिरती है घोंसले के आस पास मदर बर्ड, तो जो बेबी बर्ड्स होते हैं वो उसको देखते हैं और उनको पता चल जाता है कि ये हमारी माँ है। However, if its parents are absent, a young bird may imprint on the species of birds, human beings, or in
इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। बिल्कुल सही बात है। ये तजर्बा एक साइंटिस्ट ने करके देखा था। उन्होंने क्या किया था कि नेस्ट में हैच होने वाले एग्स रख दिए थे और वहाँ से पेरेंट बर्ड्स को हटा लिया था। जैसे ही हैचिंग के बाद बर्ड्स जो हैं वो दुनिया में वजूद में आए एग को तोड़कर, तो उन्होंने साइंटिस्ट को चलते फिरते देखा, तो वो साइंटिस्ट को अपनी मदर समझते हैं और उसको फॉलो करते हैं। जैसे जैसे वो चल रहा होता है वैसे वैसे वो करते हैं। हैबिचुएशन, ये हमने अभी पढ़ी है। हैबिचुएशन सिंपलेस्ट फॉर्म है लर्निंग की, सादा तरीन है। इसमें बिहेवियर भी सादा तरीन है और एक तरह का ही स्टिमुलस पैदा होगा रिपीटेड स्टिमुलाई पर, यानी एक ही स्टिमुलस अगर बार बार आ रहा है तो एक ही तरह का बिहेवियर पैदा होगा, बाद में उसमें कहीं चेंज आएगा। अ लॉस ऑफ रिसेप्टिविटी टू रिपीटिशियस स्टिमुलाई कैन बी यूजफुल इन प्रिवेंटिंग अ ड्रेन ऑफ एनर्जी एंड अटेंशन फॉर ट्राइवियल पर्पस। यानी अगर एक स्टिमुलस बार बार आप एक जानदार को देते हैं तो वो एक ही रिस्पॉन्स पैदा करता है। जैसे हमने ग्लास को टैप किया था तो स्नेल शेल में चला जाता था, ग्लास को टैप करते तो स्नेल शेल में चला जाता था। लेकिन जब वो सीख लेता है कि मुझे कुछ नुकसान नहीं हो रहा था, आपकी बार जब आप उसको टैप करेंगे तो वो शेल के अंदर नहीं जाएगा। यानी उसने सीख लिया कि अपनी एनर्जी में वेस्ट क्यों करूँ। तो ये स्नेल की मिसाल जो हमने पढ़ी है ये दोबारा यहाँ पर है। Rodents respond to alarm calls by others in their groups. If the calls are continued and no danger is confirmed, further calls may be ignored. Rodents कहते हैं उन जानदारों को जो ग्रुप में इकट्ठे रहते हैं और ये इकट्ठे रहकर बड़े बड़े ग्रुप्स में कुतर कर खाते हैं, चीज़ों को चीर कर खाते हैं। तो इनमें से एक ऑर्गेनिज़म ऐसा होता है जो कि देखता है कि कहीं से कोई ख़तरा तो नहीं महसूस हो रहा और वो मखसूस आवाज़ पैदा करता है जिसे अलार्म कॉल कहते हैं। अब अगर एक ऑर्गेनिज़म बार बार अलार्म कॉल पैदा करेगा तो ग्रुप के जो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगे और ख़याल रखेंगे कि उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचे, कोई अटैक तो नहीं कर रहा, कोई प्रेडेटर तो नहीं आ रहा। लेकिन अगर वो बार बार अलार्म कॉल्स पैदा कर रहा है और उसकी रीज़न कोई भी नहीं है, यानी ख़तरा कोई भी नहीं है, तो उसके अलार्म कॉल पैदा करने के बावजूद जो बाकी के ऑर्गेनिज़म है वो रिस्पॉन्स नहीं देंगे।